इंग्लिश हिस्ट्री में यूथ कंपटीशन बुक से हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन 230 तक पिछले वीडियो में हो गए थे। आज 231 से देखते हैं और 231 क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंग्रेजी नॉवेल आधुनिकता कब से प्राप्त की, मतलब अंग्रेजी नॉवेल को आधुनिक फॉर्म कब से प्राप्त किया। तो अंग्रेजी उपन्यास ने आधुनिक फॉर्म जो प्राप्त किया वो 18वीं शताब्दी से प्राप्त किया। द इंग्लिश नॉवेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन 18th सेंचुरी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राइटर्स ने नोबेल प्राइज साहित्य के लिए नहीं जीता है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पहला ऑप्शन है, तो इन्होंने जीता है 1925 में। जॉन गॉल्सवर्दी दूसरा ऑप्शन है, तो तुम जानते हो 1932 में जीता है इन्होंने। W.B. यीट्स इन्होंने 1923 में जीता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1925 में, जॉन गॉल्सवर्दी 1932 में, W.B. यीट्स 1923 में। लेकिन जो जेम्स जॉयसी हैं, अंतिम जो जेम्स जॉयसी हैं, इन्होंने नोबेल प्राइज नहीं जीता है। 233वां क्वेश्चन कहता है कि नाम बताइएगा रोमन जनरल का जिसने इंग्लैंड में 43 BC में विजय प्राप्त की। उस अंग्रेजी रोमन जनरल यानी उस सेनापति का, रोमन सेनापति का नाम बताओ जिसने 43 BC में इंग्लैंड में विजय प्राप्त की। तो वो जनरल था क्लैडियस। 43वें AD में, BC में जो सम्राट था क्लैडियस, जो रिज्यूम्ड द वर्क ऑफ सीजर, जो सीजर के कार्य को रिज्यूम्ड किया, फिर से शुरुआत किया, ब्रिटेन पर आक्रमण का आदेश देकर, और कमांड ऑफ एलएस प्लोटस, जो राजा बना ना, कमांड ऑफ एलएस प्लोटस, PLOUTOS। तो कमांड ऑफ एलएस प्लोटस के अंतर्गत ये ब्रिटेन पर आक्रमण किया क्लॉडियस ने, CLOAUDIUS। रोमन्स जल्दी ही स्थापित हो गए इंग्लैंड के, जो वर्तमान में दक्षिणी पूर्वी जातियां थीं, उनके ऊपर जल्दी से हावी हो गए और 43 AD में वो जीत मिल गई। तो उत्तर आएगा कि किसने 43 BC में इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की, कौन सा वो जर्नल था। तो क्लैडियस था सेनापति, और किसके अंडर में काम किया था, एलएस प्लाउटस, AULUS, प्लाउटस PLOUTOUS, एलएस प्लाउटस। अच्छा, 234वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजा किंग आर्थर थे और सरदार थे जो राउंड टेबल, राजा आर्थर और उनकी जो सरदारों की राउंड टेबल थी, मॉर्ट डी आर्थर में उसका सेलिब्रेट किया गया है, मॉर्ट डी आर्थर। तो मॉर्ट डी आर्थर ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो मॉर्ट डी आर्थर जो है सर थॉमस मैलोरी के द्वारा लिखा गया है, मॉर्ट डी आर्थर। देखिए, जो राजा था आर्थर और जो उसके सरदार थे राउंड टेबल के, ये सेलिब्रेटेड किया जाता है मॉर्ट डी आर्थर बाई सर थॉमस मैलोरी ली मॉर्टेट, इनके द्वारा, थॉमस मैलोरी ली मॉर्टेट। आर्थर इज ए रिवर्किंग ऑफ ट्रेडिशनल टेल्स। आर्थर जो है ये कार्य करता है, जो पारंपरिक कहानियाँ हैं वो कहता है, आर्थर की कहानियाँ कही जाती हैं थॉमस मैलोरी के द्वारा, जो राजा आर्थर था उसके बारे में। तो लीजेंडरी किंग आर्थर उनके बारे में, ग्यूनिवेर के बारे में, GUINEVER, ग्यूनवियर के बारे में, लैंसलॉट के बारे में, मर्लिन और जो राउंड टेबल का सरदार था उनके बारे में। मैलोरी जो है इंटरप्रेट्स करते हैं फ्रेंच भाषा को और इंग्लिश स्टोरीज को इस फिगर्स में और ओरिजिनल मैटर में। तो ये जो है लीजेंड ऑफ किंग आर्थर ने, और नाइट्स ऑफ राउंड टेबल इज सेलिब्रेटेड इन मॉर्ट डी आर्थर के द्वारा।
235वां क्वेश्चन है, थॉमस मूरे का जो अटोपिया है ये कहाँ सेट हुआ है? तो थॉमस मूरे का जो अटोपिया है वो दी न्यू वर्ल्ड में सेट हुआ है। थॉमस मूरे का जो अटोपिया है वो न्यू वर्ल्ड में सेट हुआ है। ये एक फिक्शन और पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक कार्य है अटोपिया, जो 1516 में पब्लिश्ड हुआ लैटिन भाषा में। किताब जो है इसका द बुक इज ए फ्रेम नैरेटिव प्राइमरीली डिपिक्ट्स ए फिक्शनल आइलैंड सोसाइटी एंड इट्स रिलीजियस social and political customs. Many aspects of more description of utopia are reminiscent of life in Monster Reach. तो थॉमस मूरे का जो अटोपिया था वो एक न्यू वर्ल्ड स्थापित किया गया और ये एक कार्य है फिक्शन और पॉलिटिकल फिलोसफी पब्लिश्ड इन 1516 लैटिन में। और ये इस किताब ने मुख्य तौर पर नैरेटिव फॉर्म अपनाया फिक्शनल आइलैंड सोसाइटी और इट्स रिलीजियस में, सामाजिक और पॉलिटिकल कस्टम्स, मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ मोर डिस्क्रिप्शंस ऑफ अटोपिया। तो ये है 235वां। तो थॉमस मोरे अटोपिया को कहाँ सेट किए? द न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार में ये सेट कर रहे हैं, बता रहे हैं अटोपिया में। 336वां है, आइडेंटिफाई द प्ले क्रिस्टोफर मार्लोवे। उस नाटक का नाम बताइए जो क्रिस्टोफर मार्लोवे ने सेट किया और उसमें ये लाइनें आई हों, वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड ए थाउजेंड शिप्स। क्रिस्टोफर मार्लोवे का वो नाटक बताइए जिसमें ये लाइन्स आई हों, वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड ए थाउजेंड शिप्स। तो ये है डॉक्टर फॉस्टस। वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड ए थाउजेंड शिप्स। ये लाइनें क्रिस्टोफर मार्लोवे का जो नाटक है डॉक्टर फॉस्टस, तो उससे ली गई, जिसमें रिफरिंग टू हेलेन ऑफ ट्रॉय, हेलेन ऑफ ट्रॉय को रिफरिंग करते हुए कह रहा है मार्लोवे। और इट हेलेन ऑफ ग्रीक हर एब्डक्शन बाई पेरिस was said to be the reason for a fleet of 1,000 ships to be launched into battle initiating the ट्रोजन वार्स। तो इसमें डी सही है, डॉक्टर फॉस्टस में ये दिया गया है, वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। इसमें मार्लोवे साहब हेलेन ऑफ ग्रीक यानी हेलेना को एब्डक्शन करते हैं पेरिस के द्वारा, और ऐसा कहा जाता है जो हजारों जहाज़ों का जो बेड़ा है उसके तर्क में ये कहते हैं कि लॉन्च कर रहा है, वो युद्ध भूमि में ट्रोजन वार्स में लॉन्च जो कर रहा है उसके बारे में कह रहा है, वार दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। 237वां क्वेश्चन कहता है कि पोएट किसको कहा जाता है? तो एडमंड स्पेंसर साहब को कहा जाता है पोएट, कवियों के कवि एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। और एडमंड स्पेंसर साहब को कवियों का कवि कहा था अंग्रेजी निबंधकार चार्ल्स लैम्ब ने। चार्ल्स लैम्ब साहब ने एडमंड स्पेंसर साहब को पोएट कहा, कवियों का कवि कहा। अच्छा, दी स्पेनिश ट्रेजेडी एक किताब है, स्पेनिश ट्रेजेडी, इसके आथर कौन है? तो स्पेनिश ट्रेजेडी के आथर जो हैं वो थॉमस किड साहब हैं, THOMAS। थॉमस किड साहब जो हैं स्पेनिश ट्रेजेडी के आथर हैं। स्पेनिश ट्रेजेडी या हीरोनिमो इज मैड अगेन इज एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी रिटन बाई थॉमस किड बिटवीन 1582 एंड 1592। जो स्पेनिश ट्रेजेडी है और हीरोनिमो, ये एक ऐसी ट्रेजेडी है, एलिजाबेथन ट्रेजेडी, जो थॉमस किड के द्वारा लिखी गई है 1582 से 1592 तक। तो स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी गई है थॉमस किड के द्वारा 1582 से 1592 के बीच।
39वां क्वेश्चन है कि जो ट्रांसलेट करता है होमर का दी इलियड ILLIAD, जो इलियड है और दी OD से ODYSSEY, इसको किसने ट्रांसलेट किया? मतलब जो होमर साहब की दो कृतियां हैं, एक तो इलियड है ILLIAD इलियड है और दूसरी है OD से ODYSSEY ओडिसी। इसको ट्रांसलेट किया है जॉर्ज चैपमैन साहब ने, GEORG, जॉर्ज चैपमैन साहब ने। जॉर्ज चैपमैन साहब जो हैं उन्होंने होमर का दी इलियड और दी ओडिसी ट्रांसलेट किया है। 240वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई जो पोयम हैं वो जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई हैं रेस्टोरेशन और मोनार्की की प्रशंसा में, तो कौन सी पोयम है? देखिए, इसमें जो 4 पोयम दी गई हैं उसमें एस्ट्री रिडक्स है, REDUX ASTRAEA। एस्ट्री रिडक्स जो है वो जॉन ड्राइडन साहब ने लिखी है 1660 में, और वो पोयम लिखी है रेस्टोरेशन और मोनार्की की प्रशंसा में, जिसमें ड्राइडन प्रशंसा करते हैं, स्वागत करते हैं राजा चार्ल्स द्वितीय के नए रिजाइम का, दोबारा से जो उनका शासन शुरू हुआ तो उसका वो स्वागत करते हैं। तो रेस्टोरेशन और मोनार्की का स्वागत करने के लिए जो जॉन ड्राइडन ने किताब लिखी है 1660 में, वो है एस्ट्रा रिडक्स ASTRAEA रिडक्स REDUX। 241वां क्वेश्चन कहता है कि लेटर टू एराबेला पोप की एक किताब है और दूसरी एक किताब है द रेप ऑफ द लॉक। उसमें वो कहते हैं कि ही बारोब्ड हिज सुपर नेचुरल मशीनरी फ्रॉम, तो उसमें उन्होंने सुपर नेचुरली मशीनरी डाली है लेटर टू अराबेला और द रेप ऑफ द लॉक। तो पॉप साहब लेटर टू अराबेला और रेप ऑफ द लॉक में जो सुपर नेचुरल मशीनरी डाली है वो कहाँ से उन्होंने उधार ली है? तो वो उधार ली है रोसी क्रूसियंस ROSICRUCIANS रोसी क्रूसियंस। पोप ने लेटर टू अराबेला द रेप ऑफ द लॉक स्टेट्स दैट ही बारोब्ड हिज सुपर नेचुरल मशीनरी फ्रॉम द रोसी क्रूसियंस। किससे लिया है वह? रोसी क्रूसियंस ROSICRUCIANS रोसी क्रूसियंस। 242वां है, तो अब याद रखिएगा द रेप ऑफ द लॉक और द लेटर टू एराबेला का जो सुपर नेचुरल मशीनरी है वो पोप साहब ने उधार लिया है किससे? रोसी क्रूसियंस ने। 242वां क्वेश्चन कहता है कि जो ड्राइडन साहब का एब्सैलम और एकिटोफेल है, जो ड्राइडन साहब का एब्सैलम ABSALOM एब्सैलम और जो एकिटोफेल ACHITOPHEL एकिटोफेल जो है वो लिया गया है, उसका सरफेस नैरेटिव कहाँ से लिया गया? जो सरफेस नैरेटिव ऑफ ड्राइडेन का जो सरफेस नैरेटिव है एब्सैलम एंड एकिटोफेल, वो ड्राइडेन साहब का है, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है दी बाइबल से। ड्राइडेन साहब का जो एब्सैलम और एकिटोफेल है, तो एब्सैलम और एकिटोफेल ड्राइडन साहब का जो सरफेस नैरेटिव कहाँ से लिया गया? वो बाइबल से लिया गया। तो एब्सैलम साहब का जो सरफेस नैरेटिव है वो लिया गया है बाइबल से, और ये एक पॉलिटिकल सैटायर है, कविता जो 2 पार्टों में विभाजित है। पहला पार्ट 1681 का है जो निसंदेह ड्राइडेन के द्वारा है।
दूसरा पार्ट 1682 का है, जो लिखा गया है अनॉदर दूसरे हाथों से, और शायद ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि नैहम टेट के द्वारा लिखा है। कुछ अगर पैसेज को छोड़ दिया जाए तो उसको लिखा है नैहम टेट ने, एब्सैलम एंड अकीटोफेल। तो समझ गए ये कहाँ से लिया गया? ये बाइबल से लिया गया है। ये एक राजनीतिक व्यंग है जो 2 भाग में है। पहला भाग 1681 में निसंदेह ड्राइडेन के साथ लिखा गया, ड्राइडेन के द्वारा। दूसरा भाग लोग बताते हैं 1682 में लिखा गया दूसरे लेखक के द्वारा। और सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, कुछ पैसेज अगर ना भी लिखे गए हों, लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि दूसरा पार्ट 1682 का जो एब्सैलम एंड अकीटोफेल का है वो नैहम टेट ने लिखा है, NAHUM टेट TAT। 243वां है कि ST कॉलरिज साहब की जो कविता है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो कविता है ST कॉलरिज साहब की, ये एक अभिशाप ए कर्स फॉल्स ऑन द शिप, ये एक अभिशाप है जिसमें जहाज गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? देखिए, ST कॉलरिज साहब ने अपनी कविता में, जो इनकी कविता है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर 1797-98 में लिखी, तो एक अभिशाप है जो गिर जाता है, जहाज़ों पर एक अभिशाप गिरता है इसमें, क्योंकि मैरिनर निशाना लगाता है, शूट करता है एल्बैट्रोस को ALBATROSS, एल्बैट्रोस द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, जो एक्सपीरियंसेस ऑफ ए सेलर हु हैज़ रिटर्नेड फ्रॉम ए लॉन्ग सी वॉग्यू। तो एंशिएंट मैरिनर में जो एल्बैट्रोस को शूट करते हुए लिखता है, उस जो रिलेटेड है नाविक के अनुभव से, और वो लौटता है लॉन्ग सी वॉग्यू। मतलब बात यह है कि जो ST कॉलरिज साहब की कविता है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये एक मैरिनर सूट्स है एल्बैट्रोस का, और ये एल्बैट्रोस जो है ये एक प्राचीन एंशिएंट मैरिनर है जो नाविक के अनुभव बहुत हैं उसको, और वो लौटता है लंबी समुद्री यात्रा पर, उसी के बारे में बताई गई। तो सही है, ए कर्स फॉल्स ऑन द शिप्स बिकॉज द मैरिनर शूट्स एन एल्बैट्रोस। 244वां क्वेश्चन कह रहा है कि होरेस जो हैं, होरेस वालपोल और एन रैडक्लिफ, ये लेखक जो हैं जाने जाते हैं। होरेस वालपोल WALPOLE HORAC, होरेस वालपोल और एन रैडक्लिफ RADCLIFFE, होरेस वालपोल और एन रैडक्लिफ ये जाने जाते हैं। तो ये गॉथिक नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। होरेस वालपोल WALPOLE, होरेस वालपोल और एन रैडक्लिफ CLIFFE, रैडक्लिफ, ये जाने जाते हैं गॉथिक नॉवेल के लिए, GOTHIC, गॉथिक नॉवेल्स के लिए। तो होरेस वालपोल और एन रैडक्लिफ ये गॉथिक नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं, और गॉथिक फिक्शन जो विशेषकर जाने जाते हैं, गॉथिक यानी भूतिया भय के कारण जाने जाते हैं। और ये एक इस प्रकार का जेनर होता है या मोड होता है साहित्य में, इसमें फिक्शन और हॉरर दोनों कंबाइन होते हैं। हॉरर होता है, मौत होती है अपने समय के रोमांस के साथ में। तो होरेस वालपोल और एन रैडक्लिफ जो हैं जाने जाते हैं गॉथिक नॉवेल्स के लिए। लेविथन LEVIATHN, लेविथन जो है एक फेमस वर्क है, LEVIATHAN। लेविएथन एक फेमस वर्क है जो थॉमस होब्स के द्वारा लिखा गया, HOBBES, थॉमस होब्स, THOMAS, थॉमस होब्स के द्वारा लिखा गया लेविथन। तो ये थॉमस होब्स ने लिखा था, और थॉमस होब्स 1588 से 1679 तक, 1588 में जन्मे
1579 में इनकी मृत्यु हुई। थॉमस हॉब्स की लेविथन एक किताब है, ये प्रकाशित हुई 1681 में। लेविथन बहुत अच्छी किताब है। लेविथन 1651 में प्रकाशित हुई। और लेविथन का जो नाम है वो बाइबिलिकल लेविथन के नाम पर है। जो बाइबिल में लेविथन आया है नाम, उसी के नाम पर लेविथन लिखा है थॉमस हॉब्स साहब ने। 246वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा प्ले बेन जॉनसन का नहीं है। देखो, दी एल्केमिस्ट, ALCHEMIST, एल्केमिस्ट ये तो है बेन जॉनसन का। वालपोन, VOLPON ये भी है, वालपोन ये भी है नाटक बेन जॉनसन का। सिंथिया रिवेल्स, CYNTHIA, सिंथिया रिवेल्स REVELS, सिंथिया रिवेल्स ये भी है बेन जॉनसन का। चौथा जो नाटक है द डचेस ऑफ माल्फी, DUCHESS, डचेस ऑफ माल्फी, MALFI, माल्फी जो है ये बेन जॉनसन का नाटक नहीं है, ये जॉन बेवेस्टर ने लिखा है, WEBSTER, जॉन बेवेस्टर ने लिखा है ये नाटक डचेस ऑफ माल्फी। और डचेस ऑफ माल्फी प्रकाशित कराया गया 1623 में। बाकी दी एल्केमिस्ट, वालपोन, सिंथिया रिवेल्स ये तीनों नाटक बेन जॉनसन के द्वारा लिखे गए हैं। और दी डचेस ऑफ माल्फी जॉन बेवेस्टर के द्वारा लिखा गया है, 1623 में प्रकाशित हुआ। 247वां क्वेश्चन कहता है कि कैवलियर पोएट्स जो है ये सपोर्ट करते थे सिविल वार में किसको। जब सिविल वार हुआ 17वीं शताब्दी में, तो कैवलियर पोएट्स जो है किसको सपोर्ट करते थे। देखिए, कैवलियर पोएट्स जो थे वो एक बहुत विस्तृत डिस्क्रिप्शन है अंग्रेजी कवियों के समूह के बारे में, जो 17वीं शताब्दी के समूह था, जो कई वर्गों से लोग आते थे। और ये सारे वर्ग के कवि जो 17वीं शताब्दी में ग्रुप बनाए उसको कैवलियर पोएट्स कहते। अब ये सपोर्ट कर रहे थे राजा चार्ल्स प्रथम को। जब इंग्लिश में सिविल वार हो रहा था तो चार्ल्स प्रथम को सपोर्ट कर रहे थे कैवलियर लोग। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, कैवलियर चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे। 248वां कहता है कि रॉबर्ट ब्राउन सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं। देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो साहब थे वो 1812 में इनका जन्म हुआ। रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब का 1889 में इनकी मृत्यु हुई। ये एक अंग्रेजी कवि हैं और एक नाटककार हैं। इनमें मास्टर डिग्री, एक तरीके से मास्टरी थी, कलाकारी थी ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। और बहुत ही ये विक्टोरियन पोएट्स के बड़े फेमस रहे हैं, जानी पहचानी हस्ती हैं विक्टोरियन पोएट्स की। उनकी कविताओं को जाना जाता है उनकी इरोनी के लिए, कैरेक्टराइजेशन के लिए, हिस्टोरिकल सेटिंग्स के लिए, चैलेंजिंग वोकैबुलरी एंड सिंटैक्स के लिए। इरोनी व्यंग करते हैं, कैरेक्टराइजेशन चरित्र निर्माण करते हैं, हिस्टोरिकल सेटिंग करते हैं, और चैलेंजिंग वोकैबुलरी शब्दकोश चैलेंजिंग होते हैं, और सिंटैक्स के लिए। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द बेस्ट नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। 249वां कहता है एपीथैलेमियन, EPITHALAMION, एपीथैलेमियन जो है एक कवि है जो सेलिब्रेट करता है, किसको सेलिब्रेट करता है। तो एडमंड स्पेंसर ने एपीथैलेमियन एक ओड लिखा था अपनी पत्नी के लिए, अपनी दुल्हन के लिए, एलिजाबेथ बॉयले। दुल्हन का नाम था एलिजाबेथ बॉयले, BOYLE। एलिजाबेथ बॉयले अपनी दुल्हन के लिए इन्होंने एक ओड लिखा था अपनी शादी के दिन, 1594 में लिखा था। एडमंड स्पेंसर ने एपीथैलेमियन अपनी दुल्हन एलिजाबेथ बॉयले के लिए शादी वाले दिन। और ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ लंदन में, विलियम पॉन्सन के द्वारा प्रकाशित किया गया, PONSON। तो सबसे पहले ये प्रकाशित किया गया लंदन में विलियम पॉन्सन के द्वारा।
और इसके वैल्यूम को जो इन टाइटल दिया गया वो इनका जो एडमंड स्पेंसर का जो टाइटल था वैल्यूम कविताओं का, इसको एमोरेटी एंड एपिथैलमियोन बोलते हैं। एमरोटी में इनके सोनेट्स थे, AMORETTI एमोरेटी एंड एपिथैलमियम EPITHALAMION एपिथेलियम। तो उसी में ये विलियम पॉन्सन साहब ने इनको लंदन में इनका सबसे पहले प्रकाशित कराया। एडमंड स्पेंसर के द्वारा लंबे समय से लिखा गया। तो एपिथैलमियन जो है ये मैरिज को सेलिब्रेट करती हुई पोएम है। और 250वां क्वेश्चन कहता है ग्रीक मैथोलॉजी में जो एफ्रोडिट है वो काहे की देवी है? APHRODIT एफ्रोडिट जो देवी हैं वो हैं लव की। किसकी देवी हैं? ग्रीक गॉडेस ऑफ लव, ब्यूटी, प्लीजर एंड प्रोक्रिएशन की देवी है। कौन? एफ्रोडिट, APHRODIT एफ्रोडिट। एफ्रोडिट हैं इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव, ब्यूटी, प्लीजर एंड प्रोक्रिएशन। तो लव, ब्यूटी, प्लीजर और प्रोक्रिएशन की देवी हैं ग्रीक गॉडेस एफ्रोडिट। अगला 251वां क्वेश्चन है इलियड इज रिटन इन। इलियड जो होमर का है एक एपिक पोयम है, ये 24 बुक में लिखी गई। ये पारंपरिक प्राचीन ग्रीक में योगदान दिया और जो प्राचीन ग्रीक कवि थी होमर, उनका एक पारंपरिक रूप से ट्रिब्यूट था, सहयोग था। और ये जो इलियड महाकाव्य है ये ग्रीक हीरो जो है एकिल्स, ACHILLES एकिल्स की रैथ के बारे में है, WRATH उनके गुस्से के बारे में है कि वो कैसे गुस्सा किया, क्या हुआ। इलियड साहब, इलियड बताया गया, इलियड महाकाव्य में बताया गया जो 24 बुकों में लिखी है और होमर साहब ने लिखी है। ग्रीक हीरो एकिल्स, ACHILLES। 252वां क्वेश्चन है सर थॉमस मोरे जो यूटोपिया के लेखक थे कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो सर थॉमस मोरे जो ऑथर ऑफ यूटोपिया वे बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। सर थॉमस मोरे जो है ये जो रोमन कैथोलिक्स के द्वारा विनिरेटेड किए गए थे, रोमन कैथोलिक्स के द्वारा विनिरेटेड किए गए थे सर थॉमस मोरे। जो रोमन कैथोलिक्स जिनको जाना जाता है संत थॉमस मोरे के नाम से, ये रोमन कैथोलिक्स थे और इनको संत थॉमस मोरे के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेजी के वकील हैं, सामाजिक दार्शनिक हैं, लेखक हैं, वक्ता हैं और प्रसिद्ध पुनर्जागरण के मानवतावादी हैं। इनको काउंसलर भी बनाया था हेनरी सप्तम के, उसमें वो सलाहकार भी थे, लॉर्ड हाई चांसलर ऑफ इंग्लैंड और हाई चांसलर रहे थे इंग्लैंड के 1529 से अक्टूबर 1529 से 16 मई 1532 तक। तो थॉमस मोरे ऑथर ऑफ यूटोपिया के कहाँ से? इंग्लैंड के। तो ये संत एक थे, कैथोलिक संत थे, इंग्लिश के वकील थे, सामाजिक दार्शनिक थे, कवि थे, वक्ता थे, प्रसिद्ध पुनर्जागरण के मानवतावादी थे और इनको सलाहकार बनाया गया था हेनरी सप्तम का और लॉर्ड हाई चांसलर बने थे इंग्लैंड के अक्टूबर 1529 से 16 मई 1532 तक। 253वां क्वेश्चन कहता है कि जो करवेंट्स है CERVANTES करवेंट्स जो डॉन क्यूस्टस के लेखक हैं, नाम है, एक कवि हैं करवेंट्स, CERVANTS करवेंट्स। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने डॉन क्यूजोट लिखा है, QUISOT क्यूजोट लिखा है, डॉन क्यूजोट। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं?
तो सर्वेंटेस जो लेखक हैं डॉन क्यूजोट के, वो बिलोंग करते हैं स्पेन से। किससे? स्पेन से, SPAIN, स्पेन से। सर्वेंटेस जो लेखक हैं डॉन क्यूजोट के, बिलोंग करते हैं स्पेन से। देखिए मिग्यूल डू कार्वेंट्स, पूरा नाम था मिग्यूल, MIGUEL, मिग्यूल डी कॉर्वेंट्स, VANTS, कॉर्वेंट्स सवेद्रा, समटाइम्स एंग्लिसाइज्ड एट मिजेल सर्वेंटेस, वाज ए स्पेनिश राइटर। ये एक स्पेनिश राइटर थे। मिग्यूल डी सर्वेंटेस सावेद्रा, कभी कभी एंग्लिसाइज्ड एच मिचेल सर्वेंट्स कहा जाता है इनको। मतलब पूरा नाम था मिग्यूल डी सर्वेंटेस सवेद्रा, और कभी कभी इनको कहा जाता है मिचेल सर्वेंट्स। अच्छा, ये सर्वेंट्स जो थे CERVANTS, ये 1547 में जन्मे थे और 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्पेनिश राइटर थे जो विस्तृत रूप से पहचाने जाते हैं सबसे महान लेखक स्पेनिश भाषा में। संसार में इनको प्री इमिनेंट नॉवलिस्ट माना जाता है। संसार का आधुनिक यानी प्री इमिनेंट, शुरुआती दौर का उपन्यासकार माना जाता है। तो ये स्पेन से थे। सर्वेंट्स 1547 में जन्मे थे, 1600 में मृत्यु हुई, जब 1616 में मृत्यु हुई जब विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई। और डॉन क्यूजोट इन्होंने लिखा, और इनका पूरा नाम मिग्यूल डी सर्वेंट्स था। सवेद्रा, मिग्यूल डी सर्वेंट्स सवेद्रा था, कभी कभी इनको मिचेल सर्वेंट्स कहा जाता है। 254वां क्वेश्चन कहता है द डिवाइन कॉमेडी जो है दांते साहब की यात्रा है कहाँ से कहाँ तक। तो डिवाइन कॉमेडी में एक यात्रा का वर्णन किया जाता है। दांते साहब ने यात्रा बताई है नरक से लेकर पैराडाइज तक, हेल टू पैराडाइज। ये डिवाइन कॉमेडी एक महाकाव्य है दांते साहब के द्वारा। दांते अलीगिरी, ALIGHIERE, अलीगिरी। इसको शुरुआत किया था 1308 में और कंप्लीट किया 1320 में। 1308 में शुरुआत और कंप्लीट किया 1320 में। अपनी मृत्यु के एक साल पहले 1321 में इनकी मृत्यु हो गई। और डिवाइन कॉमेडी कंप्लीट कब की? 1320 में, एक साल पहले। और 1308 से लिखना स्टार्ट किया। 12 साल लग गए डिवाइन कॉमेडी में। यह कविता वर्णन करती है दांते साहब की यात्रा स्वर्ग से, परगेटरी से, पैराडाइज से, स्वर्ग और परगेटरी, PURGAT, और हेल और परगेटरी, और पैराडाइज और हेवन तक ये पोएम लिखी गई है। इसमें लाइन है 14,233 लाइन है, और ये 3 कैंटी केस में विभाजित है। 14,233 लाइन है, 3 कैंटी केस में विभाजित है। 1308 में शुरुआत हुई, 1320 तक लिख गई। 1321 में डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते अलीगिरी की मृत्यु हो गई। और ये जो है हेल या परगेटरी की से पैराडाइज और हेवन की यात्रा है। 255वां है कि जो वार ऑफ रोज हो रहा था उसमें रोज किसके लिए आया है? तो रोज फूलों के लिए नहीं आया है, लड़कियों के लिए नहीं आया है, बुक्स के लिए नहीं आया है, हाउसेस के लिए आया है। रोज किसके लिए? हाउसेस के लिए आया। पिछले वीडियोज में बताया गया है जो ये वार ऑफ रोजेज लड़ा गया, ये एक युद्ध की सीरीज है जो इंग्लैंड को राज हथियाने के लिए 2 शाही परिवारों के लिए लड़ा जा रहा है। और ये शाही परिवार या शाही घराना है, हाउस हैं, प्लेंटिजेंट के हाउस घराना है। जो हाउस ऑफ लैनकेस्टर है वो रेड रोज के नाम से एसोसिएटेड है, लैनकेस्टर। और जो हाउस ऑफ यॉर्क है, 2 घराने, हाउस ऑफ लैनकेस्टर, हाउस ऑफ यॉर्क, तो ये प्रतीक चिन्ह है वाइट रोज का। तो इस प्रकार कह सकते हैं द वार ऑफ रोजेज, रोजेज स्टैंड्स फॉर हाउसेस। 256वां क्वेश्चन कहता है कि जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रीनेसा है उसका क्या अर्थ है?
मॉर्निंग स्टार ऑफ रीनेसा जो है उसका अर्थ है वो किसके लिए कहा जाता है, वो जॉफ्री चासर के लिए कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रीनेसा, जॉफ्री चासर, GEOFFREY, जॉफ्री चासर। अच्छा, आगे जो राइटर हैं क्यून ऑफ क्राइम, QUEEN, क्यून ऑफ क्राइम, क्यून ऑफ क्राइम किस राइटर को माना जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रीनेसा तो जॉफ्री चासर को माना जाता है, लेकिन थॉमस ऑफ क्राइम, क्यून ऑफ क्राइम किस राइटर्स को माना जाता है? तो अगाथा क्रिस्टी, CHRISTIE, अगाथा AGATH, अगाथा जो क्रिस्टी है, अगाथा क्रिस्टी को माना जाता है क्यून ऑफ क्राइम। डैम अगाथा मैरी क्लेरिसा क्रिस्टी, पूरा नाम इनका क्या है? डैम, DAM, डैम अगाथा AGATH, डैम अगाथा मैरी क्लेरिसा CLARISSA, डैम अगाथा मैरी क्लेरिसा क्रिस्टी CHRISTIE। तो डैम अगाथा मैरी क्लेरिसा क्रिस्टी लेडी मैलोवान, MALLOWAN, मैलोवान, तो इनको कहा जाता है क्यून ऑफ क्राइम। डैम अगाथा मैरी क्लेरिसा क्रिस्टे लेडी मैलोवान। ये 15 सितंबर 1890 से 12 जनवरी 1976 तक इनका जन्म हुआ। 15 सितंबर 1890 में जन्म हुआ और 12 जनवरी 1976 में मृत्यु हुई। डैम अगाथा मैरी क्लेरिसा क्रिस्टी लेडी मैलोवान, ये एक अंग्रेजी क्राइम उपन्यासकार हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और प्ले राइटर हैं। किसकी? क्राइम, तो इसीलिए क्यून ऑफ क्राइम माना जाता है। डैम अगाथा मैरी क्लेरिसा क्रिस्टी लेडी मैलोवान, जन्म 15 सितंबर 1890 में, 12 जनवरी 1976 में मृत्यु। अब डैम अगाथा मैरी क्लेरिसा क्रिस्टी लेडी मैलोवान ने 66 डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखे, बहुत ही प्रभावशाली नॉवेल्स लिखे, और 14 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं इनके। तो क्यून ऑफ क्राइम कौन है? अगाथा क्रिस्टी। 298वां क्वेश्चन है, इसमें से हिस्टोरिकल रोमांसेस लिखने वाला कवि कौन है? तो जो नीचे राइटर दिए गए हैं उनमें से जो वाल्टर स्कॉट हैं वो जो है हिस्टोरिकल रोमांसेस लिखने वाले हैं। बाकी थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, मार्क ट्वेन, ये कोई नहीं है। सर वाल्टर स्कॉट जो हैं, सर वाल्टर स्कॉट जिनका जन्म 15 अगस्त 1771 से 21 सितंबर 1832 में हुआ था। 15 अगस्त 1771 से 21 सितंबर 1832 में जिनका जन्म हुआ था, सर वाल्टर स्कॉट का, वो एक स्कॉटलैंड के हिस्टोरिकल उपन्यासकार, नाटककार और कवि हैं। अपने समकालीन पाठकों में बड़ा फेमस हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका में, और उनको जो है हिस्टोरिकल रोमांसेस का कवि माना जाता है। सर वाल्टर स्कॉट को जन्म 15 अगस्त 1771 से 21 सितंबर 1832 तक चले, और स्कॉटलैंड के ऐतिहासिक उपन्यासकार, नाटककार और कवि हैं। अपने समकालीन पाठकों में बड़ा फेमस है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका में, ये अपने हिस्टोरिकल रोमांसेस माने जाते हैं। 259वां है, फ्रेंच राइटर जो फ्रांसिस बेकन पर प्रभाव डाला। तो वो फ्रेंच राइटर जो फ्रांसिस बेकन पर जिनका प्रभाव है वो है मॉन्टेन, MONTAIGNE वाली स्पेलिंग सही होगी। रूसो की स्पेलिंग इसमें दी गई है ROUSSEAU। तो रूसो तो उसका था, कहाँ का था रूसो? स्विट्जरलैंड का, हाँ स्विट्जरलैंड का रूसो। तो रूसो जो है, रूसो ROUSSEAU, रूसो का नहीं था, टेन का नहीं था, मॉन्टेस्क्यू का नहीं था, मॉन्टेन का था, मॉन्टेन, MONTAIGNE। 260 और ये इस वीडियो का अंतिम, कि कुछ साल पहले अपना धर्म किसने चेंज कर लिया था? तो कमला दास ने कन्वर्ट कर लिया था हिंदू में अपने आप को,
और कमला सुरैया हो गई थी। कमला दास से कमला सुरैया हो गई थी। मृत्यु के पहले कुछ दिन पहले इनका अपना धर्म चेंज हो गया था और ये धर्म चेंजिंग की थी इन्होंने 67 वर्ष की उम्र पर। धर्म चेंजिंग की थी 67 वर्ष की उम्र पर 11 दिसंबर 1999 को 11 दिसंबर 1999 को इन्होंने धर्म परिवर्तन अपना किया और नाम कमला दास से कमला सुराया हो गया था। SURAYY सुराया हो गया था। तो इन्होंने धर्म चेंज किया। तो ये तो 260 तक हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज़।